हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अदिति त्रिपाठी और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैथ्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियोस में क्लास 7th के चैप्टर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स को पढ़ा है। तो आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में उसी चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्लास 7th का एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स चैप्टर का लास्ट पार्ट है और आज हम यहाँ पे इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कराऊंगी एकदम डिटेल में। तो बच्चों ध्यान से इस वीडियो को देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। और यदि आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके उन प्रीवियस वीडियोस को इसी चैनल पे देख सकते हैं। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ। तो भैया यहाँ पे देखो, अब ये जो चैप्टर था हमारा एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स, आज हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमें उसमें देखना है फॉर्मूला डिटेक्टिव। आज हमें क्या है, फॉर्मूला डिटेक्टिव बनना है। आज बेसिकली आपको क्या दी हुई है, ये एक मशीन दी हुई है, फॉर्मूला मशीन। इस मशीन की खासियत क्या है कि इस मशीन में आप कोई भी 2 नंबर डालो, इस मशीन में कोई भी 2 नंबर डालते हो तो ये कुछ फॉर्मूला लगाती है अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर, और तीसरा एक नंबर हमें दे देती है। ठीक है, जैसे कि हमने इस फॉर्मूला मशीन में 5 और 2 को डाला तो इसने कुछ अंदर ही अंदर फॉर्मूला लगाया और हमें तीसरा नंबर आंसर में दिया क्या, 8। यहाँ पे हमने 8 और 1 को डाला तो फिर इसने अंदर कुछ फॉर्मूला लगाया और आंसर दिया कितना, 15। यहाँ हमने 9 और 11 को डाला, कुछ फॉर्मूला लगाया, आंसर दिया 7। अब भाई मशीन एक है तो सीधी सी बात है सब केसेस में फॉर्मूला भी एक ही लगा रही होगी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको डिटेक्टिव वाला काम करना है और आपको वो फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि भाई वो जो मशीन है वो अंदर ही अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा रही है। यानी नंबर्स को देख के उनके बीच का पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो भाई बच्चों देखो ये कैसे करना है, हमें थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है भाई, देखो 5 और 2 से 8 का रिलेशन बनाना है। 5, 2 और 8 के बीच में मतलब रिलेशन स्टैब्लिश करना है कि 5, 2 से 8 कैसे आ रहा है। देखो सीधा सीधा देखा, 5 + 2 करने से 8 नहीं आ रहा, 5 - 2 भी 8 तो नहीं होता। तो यानी कि कुछ और रिलेशन है, कुछ और रिलेशन है। तो देखो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 5 का डबल कर दूं, अगर मैं 5 का डबल कर दूं तो 5 2 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है मैम, मैं इसी डबल में से ये वाला 2 अगर माइनस कर दूं तो इसी डबल में से ये 2 माइनस कर दूं तो क्या 8 आ जाएगा। 5 2 10, 10 में से 2 माइनस किया 8। हाँ मैम ये एक रिलेशन है, पर मैम ये रिलेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब ये रिलेशन सेकंड वाले केस में भी आइडेंटिफाई हो जाए, है ना। तो सेकंड वाले केस में भी फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 8 2 16। 16 में से सेकंड वाले नंबर को करना है माइनस, तो 16 - 1 15। हाँ मैम सही कह रही हूँ, यही फॉर्मूला है। पर एक बार और चेक कर लेते हैं ना, एक बार और, तीसरे में फिर चेक कर ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत हो रही है। तीसरे में चेक किया, 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 9 2 18। 18 में से माइनस करेंगे सेकंड वाले नंबर को, दैट इज 11। तो मैम 18 - 11 तो 7 होता है। क्या यही आंसर आ रहा है। हाँ मैम यही आंसर आ रहा है। मतलब अब मैं कह सकती हूँ कि मुझे ये फॉर्मूला मिल गया है, मुझे ये फॉर्मूला मिल गया है। आपसे पूछा क्या गया था, पूछा क्या गया था भाई, लास्ट में अगर मैं 6 और 4 दूं इस मशीन को तो ये क्या नंबर आंसर में देगी मुझे। 6 और 4 देने पे क्या आंसर देगी। तो भाई मैम 6 को तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई, उसमें से माइनस कर दो 4। तो मैम 6 2 होता है 12 और 12 में से 4 माइनस करके आ जाता है 8। तो मशीन कितना आंसर देगी, 8 देगी। समझे क्या फॉर्मूला लग रहा था, फर्स्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था और सेकंड वाला नंबर फिर उसमें से माइनस हो रहा था। समझे, समझे ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर से सेम, फिर से एक और मशीन दे दी। अब तो वही बात हो रही है, 2 नंबर दे रहे हैं, तीसरा वो आंसर में दे रही है। फॉर्मूला तुम लोगों को पता लगाना है, फॉर्मूला पता लगाना है। अब कैसे लगाएं, फिर से थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना यार, ऐसे थोड़ी ना हलवा है सब, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। मैम 5 और 2 से 5 लाना है,
5 और 2 से क्या लाना है, 5 लाना है। कैसे आएगा, कैसे आएगा, प्लस माइनस करके नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करके भी नहीं आ रहा, तो क्या करें, क्या करें भाई, 8 और 1 से 7 लाना है, 8 और 1 से 7 लाना है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं 8 प्लस 1 करूं तो कितना आएगा, 8 प्लस 1 करूं तो कितना आएगा, 9। अच्छा 8 माइनस 1 7 होता है, 8 माइनस 1 7 होता है, लेकिन सेम चीज यहाँ नहीं हो रही ना, 5 माइनस 2 5 थोड़ी ना होता है। तो मतलब ये तो लॉजिक नहीं है, कुछ और लॉजिक है। एक काम करें क्या मैम, इन दोनों को एक बार ऐड तो करो, एक बार ऐड तो करो। 5 प्लस 2 ऐड करके क्या हो गया बच्चों, 7 आ गया। फिर मैम 7 से 2 कम ही तो होता है 5, तो एक बार 2 माइनस कर दो, एक बार जो भी आंसर आए उसमें से 2 माइनस कर दो। ठीक है बच्चों, दिख रहा है कि 5 आ रहा है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट केस में भी क्या ऐसा ही हो रहा है, चेक करो, इन दोनों नंबर को प्लस करो, 8 प्लस 1 9 आ गया। 9 में से कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है, 9 माइनस 2 7। अब तुम सही कह रहे हो, अब लग रहा है सही कह रहे हो, है ना। इन दोनों को फिर से इसमें भी अप्लाई करके देख ही लेते हैं। 9 प्लस 11 20 होता है मैम, ठीक है। 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 आता है। आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है यार, सही बात है, होशियार हो तुम लोग यार। यहां देखो, यहां देखो, 10 प्लस 10 माइनस 2, 10 प्लस 10 20, 20 माइनस 2 18, फिर से आ रहा है यार, सही है। अब जब नंबर ए और बी दिए जाएंगे तो आंसर क्या होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मैम, आता है हम लोगों को, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डरा रहे हो ए प्लस बी लिख के, तो ए प्लस बी माइनस 2, यही आंसर हो जाएगा। सही कह रहे हो बच्चों, यही आ जाएगा। तो ए प्लस बी माइनस 2 ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फिर से सेम चीज दे दी यार, फिर से वही मशीन दे दी, वो 2 नंबर दे रहे हैं, तीसरा नंबर वो मशीन आंसर में दे रही है, फॉर्मूला बताना है। क्या करेंगे भाई, मैम 4 और 1 से 5 आ रहा है, 4 प्लस 1 करो ना, 5 आ जाएगा। हाँ बेटा, बट इतना आसान लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ऐसे यहाँ पे फिर 6 प्लस 0 करके तो 1 नहीं आएगा, है ना, तो ये तो नहीं है बच्चों यार, कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। मैम 4 इंटू 1 करूं, 4 इंटू 1 करें तो 4 आता है, लेकिन हमें तो 5 चाहिए। ओए कोई बात नहीं यार, प्लस 1 और कर दो, कोई नहीं, प्लस 1 और कर दो, 4 1 जा 4 प्लस 1 5। ठीक है मैम, सेकेंड वाले में भी देखें, आप बोल रही हो कि इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, यानी कि 6 इंटू 0 को करो मल्टीप्लाई, फिर जो भी आंसर आए उसमें प्लस 1 कर दो। तो भाई 6 इंटू 0 तो 0 हो गया, 0 प्लस 1 1। मैम आप में भी दिमाग है ना भाई, है, मुझे पता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो है ही, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करना है, 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 आ रहा है, देख लो, दिमाग है मेरे में, है ना। चलो यहां देखो भाई, 10 इंटू 3 प्लस 1 भी तो करना है भाई। मैम 10 3 जा तो 30 होता है, प्लस 1 किया तो आ गया आंसर 31, 31 आ गया। ऐसे ही इसमें बता दो भाई, मैम दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी, आंसर में प्लस 1 कर दो। मैम हमें पता है मल्टीप्लिकेशन का साइन हट जाता है, आपने पार्ट 2 में बताया था ना कि मल्टीप्लिकेशन का साइन हटाओ, तो ए इंटू बी को हम ए बी भी लिख सकते हैं और आंसर आ जाएगा हमारा ए बी प्लस 1। ठीक है, ठीक है, समझ आया। अब तुम लोग फॉर्मूला डिटेक्टिव बन चुके हो, अब तुम लोग फॉर्मूला डिटेक्टिव बन चुके हो, अब तुम लोग फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो, है ना। हाँ चलो, अब पैटर्न्स देखो, रिलेशनशिप बताओ, है ना। वो फॉर्मूले में थे, अब यहाँ पे आपको कुछ चित्रकारी दे दी गई है, कुछ रंगोली दे दी गई है, मतलब, है ना।
तो भाई क्या है, देखो पहली रंगोली, दूसरी रंगोली, तीसरी, फिर से पहली आ गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो एक काम करें क्या, सब पे नंबर लिख लेते हैं। ये है आपकी फर्स्ट रंगोली, सेकंड, फिर थर्ड, फिर ये है 4, 5, 6। ठीक है, ठीक है। चलो क्या बोला गया है, Somjit wonders if there is a way to describe all the positions where design A occurs। भाई हमें तो सारी पोजीशंस बतानी है जहां पे डिजाइन A आए, डिजाइन B आए और डिजाइन C आए, यानी कि जनरल एक्सप्रेशन बताना है, यानी कि जनरल एक्सप्रेशन बताना है। चलो बच्चों ध्यान से देखना, तुम अच्छे से गौर से देखो। भाई ये जो पहले थर्ड वाली, ये 3 का पैटर्न है, 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले ये लास्ट वाली देखो, जितने का भी पैटर्न होता है ना उसी वाली को पकड़ लो। 3 3 का पैटर्न था ना, तीसरी वाली रंगोली को पकड़ो। ये थर्ड वाली जो रंगोली थी ये कहाँ जाके रिपीट होगी, फिर 6 पे, फिर उसके बाद कहाँ रिपीट होगी भाई, 9 पे, है ना। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, अच्छा 9 के बाद फिर 3 बाद आ जाएगी यानी कि 12, फिर 15 पे आ जाएगी। तो मैम ये तो 3 की टेबल चल रही है, ये तो 3 की टेबल चल रही है। पहली बार ये आई 3 into 1, पहली बार ये आई किस पे, 3 into 1 प्लेस पे, दूसरी बार ये आई 3 into 2 प्लेस पे, ऐसे ही ये तीसरी बार आएगी 3 into 3 प्लेस पे। हमें तो जनरल टर्म चाहिए ना, जनरल टर्म जहां पे डिजाइन सी आ जाए वो क्या होगी, नहीं पता कौन सी प्लेस है, तो 3 into n प्लेस पे आएगी, 3 into n प्लेस पे। तो डिजाइन सी जो है आपका कहाँ आएगा, 3 into n यानी कि 3n प्लेस पे आएगी, ठीक है। अच्छा फिर डिजाइन सी के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो डिजाइन ए थी ना वही रिपीट हो रही है। यहाँ पे ई के बाद, यहाँ पे जो 6 नंबर के बाद 7 नंबर पे फिर से डिजाइन ए आ जाएगी, है ना। थर्ड वाली के बाद रिपीट हो रही है ये, थर्ड वाली के बाद रिपीट हो रही है ये ए वाली। तो यानी कि थर्ड वाली तो 3n प्लेसेस पे आ रही है, फिर उसके जस्ट बाद यानी कि 3n में एक और ज्यादा, 3n से एक और ज्यादा पे डिजाइन ए आ रही है। 3n से एक और ज्यादा मेरे को बता दो बेटा कितना होगा। मैम कैसी बातें कर रही हो, एक ऐड करो ना, कैसी बातें कर रहे हो, एक और ऐड कर दो। तो 3n + 1 प्लेस पे कौन सी डिजाइन आएगी, ए वाली, ये ए वाली, है ना। चलो डिजाइन बी जो है वो कहाँ कहाँ आएगी भाई, डिजाइन बी देखो ये 3 के बाद 2 छोड़ के आ गई, 3 के बाद 2 छोड़े और डिजाइन बी आ गई। ऐसे ही फिर इसके बाद 2 छोड़ोगे तो फिर डिजाइन बी आएगी, यानी कि जो 3n प्लेस थी, 3n प्लेस के 2 आगे, 3n प्लेस के 2 आगे आएगी डिजाइन बी। तो 3n प्लेस के 2 आगे कितना हो जाएगा बच्चों, 3n + 2 प्लेस पे आएगी हमारी डिजाइन बी, यानी हर 3 के मल्टीपल पे आएगी डिजाइन सी, 3n + 1 पे आएगी डिजाइन ए, यानी कि 3 के मल्टीपल के जस्ट बाद आएगी डिजाइन ए, 3 के मल्टीपल के 2 बाद आएगी डिजाइन बी, ठीक है, समझ गए। चलो Which design appears at position 122? अब आपको बोल दिया गया कि कौन से डिजाइन जो है पोजीशन 122 पे आएगी। तो बच्चों 122 को हम देख लेते हैं ना कि ये 3 के मल्टीपल से कितना बड़ा है। 122 को देख लो कि 3 के मल्टीपल से कितना बड़ा है, 3 से डिवाइड कर लो, 3 डिवाइडेड बाय 122, 3 4 * 12 माइनस ये 2 आ गया, ये 0, तो ये जो 2 था ये आपका बच गया रिमाइंडर, यानी कि ये 3 के मल्टीपल से 122 कितना ज्यादा था, 122 3 के मल्टीपल से कितना ज्यादा था, जितना रिमाइंडर बच रहा है उतना ही तो ज्यादा था। तो 3 के मल्टीपल के 2 बाद, 3 के मल्टीपल के 2 बाद, यानी कि ये बन गया हमारा 3n + 2 टाइप का नंबर। और 3n + 2 पे अभी हमने देखा था कौन सी डिजाइन आती है,
डिजाइन बी। तो 122 प्लेस पे कौन सी डिजाइन आएगी हमारी? डिजाइन बी आएगी। ठीक है, चलो। Which design appear at position 99? सेम चीज करनी है, 3 से डिवाइड कर देंगे किसको? 99 को। 3 3s are 9 माइनस ये हुआ 0, ये 9, फिर से 3 3s are 9, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि ये तो 3 का मल्टीपल है, और 3 का मल्टीपल यानी कि 3n फॉर्म का, और 3n फॉर्म पे तो हमें पता है कि डिजाइन कौन सी आ रही है? डिजाइन सी आ रही है। 3 के मल्टीपल पे डिजाइन सी आएगी। ठीक है, चलो। Which design appear at position 148? 148 पे कौन सी डिजाइन आएगी बच्चों? देखो, 3 4s are 12, 28, 3 9s are 27, 1 बचा। 3 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है? ये 1 ज्यादा है। 3 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, यानी कि ये बन रहा है कुछ 3n प्लस 1 टाइप का नंबर। 3n प्लस 1 पे हमें पता है 3n के बाद जो नंबर आ रहा है 3n से 1 ज्यादा, कौन सी डिजाइन आ रही थी? डिजाइन ए आ रही थी। समझ रहे हो? कुछ नहीं करना है, नंबर को डिवाइड करके देखो, जितना रिमाइंडर बच रहा है मतलब 3 के मल्टीपल से इतना ज्यादा है वो नंबर। तो 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा पे डिजाइन ए आ रही थी, 2 ज्यादा पे डिजाइन बी आ रही थी, और फिर 3 के मल्टीपल पे डिजाइन सी खुद आ रही थी। ठीक है, चलो। अब हमें बात करनी है पैटर्न्स इन कैलेंडर्स की। अब हमें कैलेंडर के पैटर्न्स के बारे में देखना है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको एक किसी भी कैलेंडर का 2x2 का सेक्शन दे दिया, 2x2 का सेक्शन दे दिया। ठीक है, 2x2 का एक बॉक्स निकाल लिया, मतलब यानी कि यहाँ से कोई भी ऐसे 4 नंबर का बॉक्स उठा लिया और एज इट इज रख दिया। यहाँ पे आपको इनके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, ये बताना है। ठीक है, कुछ भी रिलेशन देख पा रहे हो क्या यहाँ पे, तो ये बताओ मेरे को। भाई बहुत देखा, बहुत देखा, बहुत देखा, बहुत देख के क्या समझ आया कि मैम एक बार डायगोनल्स को ऐड करके देखो। मैम एक बार डायगोनल्स को ऐड करके देखो। तो कर देते हैं भाई, 12 प्लस 20 यहाँ पे आ गया 32। डायगोनल्स को ऐड किया तो 12 प्लस 20 आ गया 32। ठीक है मैम, एक बार दूसरे डायगोनल्स को भी तो कर लो, एक बार दूसरे डायगोनल्स को भी तो कर लो। तो दूसरे डायगोनल्स को किया तो 19 प्लस 13, फिर से आंसर आ गया 32। तो यहाँ देख के हमें क्या समझ आया कि जब हमने कैलेंडर में कोई भी 4 बॉक्स उठा लिए, 2x2 का बॉक्स उठाया, तो उस बॉक्स में डायगोनल्स का जो सम है वो इक्वल आ रहा है। बट क्या ये चीज हर नंबर के लिए फॉलो होगी? यानी ये तो यहाँ से बॉक्स उठाया था, मैं कोई और बॉक्स उठाऊंगी तो भी फॉलो होगी क्या? तो सवाल ये आता है कि कोई सा भी बॉक्स उठा लूं तो वो चीज फॉलो होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेशंस का यूज करना पड़ेगा, हमें लेटर नंबर्स का यूज करना पड़ेगा। तो लेटर नंबर्स का यूज हम इसमें कैसे करेंगे बच्चों? हमें नहीं पता कि हमने जो बॉक्स उठाया उसमें पहली डेट क्या थी, हमें नहीं पता कि हमने जो बॉक्स उठाया उसमें पहली डेट क्या थी, तो हमने मान लिया कि वो डेट कुछ होगी ए, हमने मान लिया कि वो डेट कुछ होगी ए। तो मेरे को बताओ बेटा, ए से आगे चले, कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि एक दिन आगे जा रहे हैं, तो डेट क्या हो जाएगी? ए से एक ज्यादा। ए से एक ज्यादा हमारा होता है, ए से एक ज्यादा हमारा होता है ए प्लस 1। ए से एक आगे चले गए तो ए प्लस 1 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ ए से एक हफ्ता आगे जाना है, ए के नीचे जा रहे हैं तो एक हफ्ता आगे जा रहे हैं। अभी पीछे कैलेंडर देखा था हमने, यहाँ देखो नीचे आ रहे हो तो एक हफ्ता आगे आ गए हो। 6 प्लस 7 करने पे 13 आ रहा है, 7 प्लस 7 करने पे 14 आ रहा है।
तो एक हफ्ता आगे आ रहे हो तो a में एक हफ्ता आगे आना है, तो भाई a प्लस 7 कर दो, ठीक है। a प्लस 7 से एक दिन ज्यादा, a प्लस 7 से एक दिन ज्यादा तो मैम a प्लस 8 ही होता है। जनरलाइज्ड देख रहे थे, अब डायगोनल का सम चेक करना था, इन दोनों का और इन दोनों का। तो भाई डायगोनल का सम लिख लेते हैं, a प्लस 8, इसका और इसका लिखा a प्लस 8। तो मैम a प्लस a हो गया हमारा 2a और 8 तो एज इट इज रह गया, तो 2a प्लस 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का ले लो, a प्लस 1 प्लस a प्लस 7, a प्लस a तो 2a हो गया, a प्लस a तो 2a हो गया, 7 प्लस 1 हो गया हमारा 8। तो दोनों ही केसेस में आंसर कितना आ रहा है हमारा 2a प्लस 8, दोनों ही केसेस में आंसर कितना आ रहा है 2a प्लस 8। तो मतलब ये तो जनरलाइज्ड फॉर्म है भाई, जनरलाइज्ड फॉर्म मतलब आप कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी 2x2 का बॉक्स उठा लो, डायगोनल्स का सम हमेशा सेम आएगा, किसमें, कैलेंडर में। डायगोनल का सम कैलेंडर में हमेशा सेम आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने कैलेंडर का पैटर्न देख लिया, अब हमें किसका पैटर्न देखना है, मैच स्टिक पैटर्न। अब हमें किसका पैटर्न देखना है, मैच स्टिक का पैटर्न देखना है। तो भाई क्या किया हुआ है यहाँ पे, माचिस की तीलियों को जमा जमा के ट्राइंगल्स बनाए हुए हैं, मैच स्टिक के तीलियों को जमा के ट्राइंगल्स बनाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मैच स्टिक्स देखते हैं कितनी लग रही हैं। तो भाई पहला ट्राइंगल बनाने के लिए कितनी तीली, 3 तीली। जब 2 ट्राइंगल बनाए, हमने 2 ट्राइंगल बनाए, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 लगे, ठीक है। तीसरे में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 लगे, ठीक है। फिर यहाँ देखो भाई 4 ट्राइंगल्स बनाए जब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगे। जब एक ट्राइंगल था तो 3, 2 थे तो 5, 3 थे तो 7, 4 ट्राइंगल बनाए तो 9 लगे, ठीक है। इसमें रिलेशन अगर मैं देखना चाहूं तो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ ऑड नंबर्स हैं, कुछ ऑड नंबर्स हैं। पहला ऑड नंबर हटा दिया गया है, उसके बाद सब ऑड ही नंबर दिख रहे हैं। तो ऑड नंबर है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, इस नंबर को 3 को 2 into 1 प्लस 1, 2 के मल्टीपल में 1 ऐड कर दोगे तो ऑड नंबर बनता है। तो मैंने कहा 2 into 1 प्लस 1 किया तो 3 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही जब 2 ट्राइंगल बनाने थे तो 2 into 2 प्लस 1, 3 ट्राइंगल बनाने थे तो 2 into 3 प्लस 1, 4 ट्राइंगल बनाने थे तो 2 into 4 प्लस 1। तो ऐसे ही 5th स्टेप में जहां पे हमें 5 ट्राइंगल बनाने होंगे, हम क्या करेंगे, 2 into 5 प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1 यानी कि 11। कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी, 11, ठीक है। चलो आगे देखो, हाउ मैनी मैच स्टिक्स विल बी देयर इन स्टेप 33 84 एंड 108। तो भाई 5th स्टेप में 5 ट्राइंगल थे, 33 स्टेप में 33 ट्राइंगल होंगे, तो कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी, 2 into 33 प्लस 1, तो 33 2 जा 66 प्लस 1, आंसर 67 मैच स्टिक्स। स्टेप 84 में 84 ट्राइंगल्स बनाने होंगे, तो 2 into 84 प्लस 1, 2 into 84 हो गया आपका 168 प्लस 1 169। स्टेप 108 में 2
into 108 plus 1 216 plus 1 217 मैच स्टिक्स लगेंगी। ठीक है, समझ आया? आगे देखो भाई, आगे आपको दिया गया है, अभी आपके क्वेश्चंस है, अभी आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। आपको पता है कि आपकी न्यू एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है वो फिगर इट आउट नाम से दी हुई है। तो अभी आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, आपकी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ठीक है? चलो, 1 प्लेट ऑफ जवार रोटी कॉस्ट ₹30। भाई जवार की रोटी खाई है ना सबने, जवार की रोटी जो होती है आटे की बनती है ना, जवार आटा जो होता है, तो उसकी जो रोटी है, एक प्लेट रोटी की कॉस्ट कितनी है? ₹30। तो लिख देते हैं 1 प्लेट जवार रोटी इज इक्वल टू ₹30। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है कि जब x प्लेट जवार रोटी होगी तो कितनी कॉस्ट होगी, है ना? मतलब सिर्फ जवार रोटी की नहीं पूछी गई है, दो चीजों की मिक्स करके पूछी गई है। तो हम x प्लेट जवार रोटी के यहाँ पे निकालते हैं कॉस्ट। तो भाई x प्लेट जवार रोटी, x प्लेट जवार रोटी ₹30 इंटू एक्स, जिसको हम लिखते हैं 30x। ठीक है मैम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला गया है? 1 प्लेट ऑफ पुलाव कॉस्ट ₹20। भाई 1 प्लेट पुलाव की क्या कॉस्ट दी हुई है? ₹20। एक प्लेट पुलाव 20 रुपए के हैं। तो पूछा गया है कि y प्लेट पुलाव कितने के होंगे? y प्लेट पुलाव ₹20y। अब आपसे पूछी जा रही है क्या? टोटल कॉस्ट पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है भैया? टोटल कॉस्ट पूछी जा रही है, कितनी होगी? टोटल कॉस्ट पूछी गई है आपसे x प्लेट जवार रोटी की और y प्लेट पुलाव की। तो भाई दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जा रहा है? ये 30x और ये रहा आपका 20y, तो कितनी हो जाएगी टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट हो जाती है आपकी ₹30x प्लस 20y। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है आपका? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे देखो भैया। पुष्पिता सेल्स 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। पुष्पिता जी हैं, वो 2 टाइप के फ्लावर्स बेच रही हैं इंडिपेंडेंस डे पे। कौन कौन से? चंपक और मैरीगोल्ड। चंपक और मैरीगोल्ड फ्लावर्स बेच रही हैं, ठीक है। P customers only bought चंपक। चंपक ओनली कितने जनों ने खरीदा भाई? P कस्टमर्स ने। कितने कस्टमर्स आए? P कस्टमर्स आए, सिर्फ चंपक उठा के चले गए, ठीक है। Q कस्टमर्स ओनली बॉट मैरीगोल्ड। अच्छा, मैरीगोल्ड किन किन ने खरीदा? कितने लोगों ने मतलब मैरीगोल्ड खरीदा? Q कस्टमर्स आए और बोला भाई मैरीगोल्ड बांध दो, लेके चले गए। फिर आए हमारे कुछ R कस्टमर्स जिन्होंने दोनों खरीदे, चंपक और मैरीगोल्ड दोनों खरीदे। तो कुछ कस्टमर्स आए, मान लो 10 कस्टमर्स कुछ आए होंगे, उन 10 कस्टमर्स ने आके बोला हमें चंपक भी चाहिए और मैरीगोल्ड भी चाहिए, है ना? तो 10 नहीं थे, R थे बेसिकली, ठीक है। फिर क्या बोला गया है? अब उसी दिन पुष्पिता जी जो थी उनने एक ऑफर चला रखा था। उनने क्या ऑफर चला रखा था कि मेरे पास जो भी कस्टमर आएगा, मैं उस हर एक कस्टमर को एक फ्लैग दूंगी। जितने भी कस्टमर आएंगे, चाहे वो कितने भी फ्लावर खरीद रहे हो, चाहे वो 2 तरह के खरीद रहे हैं, 3 तरीके खरीद रहे हैं, 10 तरीके खरीद रहे हैं, पर एक कस्टमर को एक फ्लैग मैं पकड़ाऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने फ्लैग्स उस दिन पुष्पिता जी ने दिए होंगे। तो यानी जितने कस्टमर्स आए होंगे, पुष्पिता जी ने उतने फ्लैग्स बांटे होंगे। तो कितने कस्टमर्स आए थे भाई?
P कस्टमर्स आए थे चंपक लेने, Q कस्टमर्स आए थे मैरीगोल्ड लेने और R कस्टमर्स आए थे दोनों लेने। तो P प्लस Q प्लस R, टोटल कस्टमर्स कितने आए थे? P प्लस Q प्लस R, तो उतने ही इनको फ्लैग देने पड़े होंगे। कितने फ्लैग देने पड़े होंगे? P प्लस Q प्लस R। चलो आगे बढ़ते हैं। A snail is trying to climb along the wall of a deep well। भाई एक क्या है, कुआं है बड़ा सा, ठीक है। अब कुएं से स्नेल है वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी दीवार को चढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या बोला गया है यहाँ पे कि वो जो स्नेल है वो एक दिन में U सेंटीमीटर ऊपर जाता है। स्नेल जो है 1 डे में U सेंटीमीटर ऊपर जाता है ना। फिर रात के टाइम होते होते क्या होता है, जैसे ही रात होती है तो फिर वो एक रात में D सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। तो 1 नाइट में कितना नीचे आ जाता है? D सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, ठीक है। मतलब समझना ऐसे है, ये कुछ भी कुएं की वॉल है, ये स्नेल ने यहां से यहां तक एक दिन में 10 U सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा, रात के टाइम तक ऐसे कुछ D सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो ये जो फाइनल इसने क्लाइंब किया 1 डे और 1 नाइट मिला के इसने कितना क्लाइंब किया बच्चों? 1 डे एंड नाइट मिला के कितना क्लाइंब किया? एक दिन पूरा और एक रात पूरी मिला के इसने कितना क्लाइंब कर लिया? U सेंटीमीटर ऊपर गया, D सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो फाइनली इसने U माइनस D सेंटीमीटर चल लिया। ये यहां से यहां तक U चला था, D नीचे आ गया, तो ये बचा हुआ जो पोर्शन था ये कितना था? U में से D चला गया, तो U माइनस D सेंटीमीटर उसने क्लाइंब कर लिया एक दिन और एक रात मिला के। ये जो सिलसिला है कितने दिन तक चलता रहा? 10 डेज एंड 10 नाइट्स चला है। ये सिलसिला 10 दिन और 10 रातें चला है। तो स्नेल ने कितना क्लाइंब कर लिया होगा? 1 डे प्लस 1 नाइट था U माइनस D सेंटीमीटर, तो 10 डेज प्लस 10 नाइट्स कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय U माइनस D सेंटीमीटर। समझे? मतलब एक दिन में अगर कुछ 5 सेंटीमीटर चल रहा था स्नेल, तो 10 दिन में 5 into 10 50 चल लेगा। एक दिन में 3 सेंटीमीटर चल रहा था, तो ऐसे ही 10 दिन में 30 सेंटीमीटर चल लेगा, है ना। 3 into 10 मल्टीप्लाई करना था, सेम यही कर लिया। एक दिन एक रात मिला के U माइनस D सेंटीमीटर चल रहा था, तो 10 दिन और 10 रात मिला के 10 into U माइनस D सेंटीमीटर चल लेगा, ठीक है। चलो, what can we say about the snail's movement if D is greater than U? क्या बोला गया है कि हम स्नेल की मूवमेंट के बारे में क्या बता सकते हैं अगर D बड़ा हो U से? तो बच्चों लॉजिकली सोचो, अगर D U से बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वो स्नेल जितना चढ़ नहीं रहा ना, उससे भी ज्यादा नीचे फिसल जा रहा है। वो स्नेल जितना चढ़ नहीं रहा उससे भी ज्यादा नीचे फिसल जा रहा है। तो ऐसे क्या वो कभी चढ़ पाएगा ऊपर? कभी ऊपर पहुंच ही नहीं पाएगा। ये तो बोला गया कि उसने 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा और 10 सेंटीमीटर नीचे आ गया। क्या ये चीज पॉसिबल है? तो ऐसे कभी भी वो ऊपर पहुंच पाएगा क्या? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे वो कभी भी क्लाइंब नहीं कर पाएगा वॉल को, ठीक है। इसका मतलब है कि स्नेल फिर नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। ऊपर नहीं आ पाएगा, वो नीचे ही जाता जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर साइकिलिंग रेस एंड प्रैक्टिसेस डेली। राधा जो है वो साइकिल रेस के लिए प्रिपेयर कर रही है। अब अपने को पता है ना, रेस होने वाली होती है तो भाई उसके लिए तैयारी लगती है, तो पहले से प्रैक्टिस कर रही है। अब वो क्या करती है भाई, अभी वो 5 किलोमीटर हर एक वीक 5 किलोमीटर ट्रैवल करती है ना, मतलब साइकिलिंग करती है। एक हफ्ते में 5 किलोमीटर साइकिलिंग कर रही है, ठीक है, रोज रोज 5-5 किलोमीटर। फिर अगला हफ्ता उसने कितना डिस्टेंस बढ़ा दिया भाई, Z किलोमीटर
डिस्टेंस बढ़ाया उसने, मतलब मानो z कुछ भी हो सकता था। तो मैं ऐसे मानो कि मैंने फर्स्ट वीक 5-5 किलोमीटर चलाया, सेकेंड वीक में 7-7 किलोमीटर चलाऊंगी, थर्ड वीक में मतलब 2 किलोमीटर बढ़ाया था ना, फिर 2 किलोमीटर बढ़ा के 9-9 किलोमीटर चलाने लग जाऊंगी। तो ऐसे समझो इसको। तो हाउ मेनी किलोमीटर्स वुड राधा हैव साइकिल्ड आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक के बाद राधा ने कितने किलोमीटर साइकिल कर लिया होगा, है ना, कितना करने लग जाएगी। तो यहाँ पे देखो भाई, फर्स्ट वीक में कितना चल रही है, 5 किलोमीटर एवरी डे। तो ये है आपका फर्स्ट वीक में चल रही है 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर सेकेंड वीक में चलेगी, सेकेंड वीक में ये था आपका 5 किलोमीटर डेली, ठीक है। सेकेंड वीक में 5 प्लस z किलोमीटर डेली, 5 किलोमीटर चल रही थी, z किलोमीटर बढ़ा दिया, ठीक है। थर्ड वीक में 5 प्लस z तो चल ही रही थी और z चलने लग गई, इसको हम लिख सकते हैं भाई 5 प्लस 2z किलोमीटर, ठीक है। बोला गया है आफ्टर थर्ड वीक कितना चलेगी, तो आफ्टर थर्ड वीक होता है हमारा कौन सा वीक, फोर्थ वीक। तो फोर्थ वीक में भाई 5 प्लस 2z तो चल ही रही थी ना, और z चलने लग जाएगी। 5 प्लस 2z तो चल ही रही थी और z चलने लग जाएगी, तो कितना हो गया, 5 प्लस 3z किलोमीटर चलेगी वो। फोर्थ वीक में कितना ट्रैवल करने लग जाएगी वो, यानी कि आफ्टर थर्ड वीक कितना चलने लग जाएगी, 5 प्लस 3z किलोमीटर, ठीक है। In the following figure, observe how the expression w plus 2 becomes 4w plus 20. यहाँ पे देखो बेटा, ये जो w plus 2 एक्सप्रेशन था आपका, ये w plus 2 जो था, ये 4w plus 20 कैसे बना इसको देखो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो w plus 2 था, इसको हमने प्लस 3 किया, तो w plus 2 plus 3 कितना बन गया, w plus 5, तो लिखा हुआ है w plus 5, ठीक है। फिर w plus 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो भाई 4 इंटू w plus 5, तो 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू w 4w, 4 इंटू 5 20, तो आ गया हमारा आंसर 4w plus 20, ठीक है। अब यही चीज यहाँ नीचे भी फॉलो करनी है, पर इसमें मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एक करेक्शन है, आपके मॉड्यूल में गलती है, ये आपकी बुक में मिसप्रिंट हुआ है एक्चुअली। यहाँ पे ये +3 की जगह तो -4 आएगा, और यहाँ पे इंटू 4 की जगह आएगा इंटू 3। इसको आप करेक्ट कर लेना, ये आपकी बुक में मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप उससे जाओगे कभी आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे +3 की जगह आएगा -4, और यहाँ पे इंटू 4 की जगह आएगा इंटू 3। अब इसको सॉल्व करोगे तब ये सॉल्व होगा। देखो w plus 2 -4, तो w plus 2 -4, भाई +2 -4 होता है -2, तो आ गया w -2। w -2 को कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय w -2, 3 इंटू w 3w, और 3 इंटू -2 -6 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेना। चलो अब w plus 2 -5 करना है, आंसर आपको दिया हुआ है w -3, तो हम क्यों मेहनत करें, है ना, दिया तो हुआ है। अब w -3 को करना है मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय w -3, तो 3 इंटू w हो गया 3w,
माइनस की जगह माइनस, 3 3 जा 9, ये आ गया आंसर। ठीक है, w प्लस 2 माइनस 8 लिख लेते हैं। w प्लस 2 माइनस 8, w प्लस 2 माइनस 8 हो जाता है भाई माइनस का 6, w माइनस 6 माइनस 4, w माइनस 6 में से ही माइनस 4 क्या कर दो, हटा दो, तो यहाँ पे करो भाई w माइनस 6 माइनस 4, कितना आ रहा है आपका आंसर, w माइनस 10, w माइनस 10, कितना आया आंसर, w माइनस 10। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अ लोकल ट्रेन फ्रॉम यहांपुर टू वहांपुर, कहाँ से जाना है हमें, यहांपुर से वहांपुर जाना है। ठीक है, तो भाई देख लो, ये है आपका यहांपुर, ये है आपका वहांपुर। क्या बोला गया है, बीच में कितने स्टेशन आते हैं, 3 स्टेशन आते हैं। यहांपुर से वहांपुर जाने के लिए बीच में आते हैं आपके 3 स्टेशन, तो आपके 3 स्टेशन हम बना देते हैं। ये रहा आपका स्टेशन 1, ये रहा आपका स्टेशन 2, ये रहा आपका स्टेशन 3। ठीक है, क्या बोला गया है, तो टाइम टेकन इन मिनट्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेशन टू नेक्स्ट स्टेशन इज सेम एंड इज डिनोटेड बाय टी। भाई यहांपुर से फर्स्ट स्टेशन तक जाने में ट्रेन कितना टाइम लेती है, यहांपुर से फर्स्ट स्टेशन जाने में जो ट्रेन है वो कितना टाइम लेती है, टी मिनट्स, कितना, टी मिनट्स। ऐसे ही स्टेशन 1 से स्टेशन 2 जाने में भी टी मिनट्स, स्टेशन 2 से स्टेशन 3 जाने में भी टी मिनट्स, स्टेशन 3 से यहां वहांपुर जाने के लिए भी टी मिनट्स। ठीक है भाई, फिर क्या बोला गया है, जो ट्रेन है वो हर स्टेशन पे कितनी कितनी देर रुक रही है, 2-2 मिनट रुक रही है। तो हर स्टेशन पे ट्रेन कितनी कितनी देर रुक रही है, 2-2 मिनट रुक रही है। तो यहाँ पे 2 मिनट रुकी, यहाँ पे भी 2 मिनट रुकी, और यहाँ पे भी 2 मिनट रुकी। फिर क्या बोला गया है आपको, if t is equal to 4, what is the time taken to travel from यहांपुर to वहांपुर। अगर t की वैल्यू 4 है तो यहांपुर से वहांपुर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो भैया देखो, t की वैल्यू अगर 4 है तो यहांपुर से वहांपुर जाने के लिए क्या टाइम लगेगा, देखते हैं। देखो भाई, यहांपुर से वहांपुर जाना है, कितना टाइम लग रहा है, t मिनट, t मिनट, t मिनट और t मिनट। ठीक है, यानी 4 + 4 + 4 + 4, तो हो गया हमारा टाइम टेकन 16 मिनट्स। तो ये वाले हो गए, प्लस 2-2 मिनट रुक भी तो रही है, तो 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, कितने मिनट हो गए, 6 मिनट। और 16 मिनट प्लस 6 मिनट हमारे हो जाते हैं 22 मिनट। तो कितनी देर लगी यहांपुर से वहांपुर जाने के लिए, अगर आपका ये जो टाइम है ये कितना है, t की वैल्यू 4 मिनट दी हुई है, तो आपको कितना टाइम लग रहा है, 22 मिनट लग रहे हैं यहांपुर से वहांपुर जाने में। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तुम्हें बताना है क्या होगा टाइम टेकन का, यानी कि वहां पे t की वैल्यू 4 दी थी ना, t की वैल्यू 4 ना हो तो कितना टाइम लगेगा। तो भाई बच्चों ध्यान से देखो, t की वैल्यू 4 नहीं हो तो सिर्फ t हो, इसका मतलब तो टाइम लग रहा है t + 2 t + 2 t + 2 + t। तो एक बार t को एक साथ ऐड करो, t + t + t + t, तो लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी लिख देते हैं यहाँ पे 4 बार तो t मिनट्स
प्लस 6 मिनट अलग से वो स्टॉपेज वाले। टी 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 हो गया भाई 4t और 6 तो था ही सही, तो 4t प्लस 6 मिनट्स, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, ये बन गया आपका जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। चलो कर लेते हैं, यानी कि ए को एक साथ मर्ज कर दो, बी को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ। चलो 3a प्लस 8a कितना हो जाता है हमारा 11a। 11a में से 7a गए तो बचे हमारे 4a। ठीक है, जैसे a के साथ किया वैसे ही b के साथ कर दो। 9b माइनस 4b, 9b में से 4b गया तो बचा 5b, माइनस 6 प्लस 16 होता है आपका प्लस का 10। मैम हो गया क्या सिंप्लीफाई? हाँ बच्चों हो गया, इतना ही आसान था। ठीक है, आगे देखो बी पार्ट इसका। 3 यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट से, इसका मतलब है कि अंदर जितने भी नंबर हैं वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, अंदर जितने भी नंबर हैं वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कर देते हैं 3 3 9a माइनस 9b 3a और ये 3 इधर भी मल्टीप्लाई, माइनस 8a माइनस 4b माइनस 16। ठीक है, अब बेटा a को एक साथ b को एक साथ, तो 9a में से 8a गए तो बचा आपका सिर्फ a, माइनस 9b माइनस 4b आपका बनता है माइनस का 13b और माइनस 16 आपका एज इट इज था ही सही। हो गया मैम सिंप्लीफाई? बिल्कुल हो गया, a की टर्म एक साथ है, b की एक साथ है, c की 16 मतलब कांस्टेंट एक साथ है। ठीक है, चलो थर्ड वाला देख लो, फिर से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4x, 2 इंटू 3 6 प्लस 8x प्लस 12, सिंप्लीफाई करते हैं, 4x प्लस 8x कितना हो जाएगा 12x माइनस 6 प्लस 12 प्लस का 6। हो गया, बिल्कुल हो गया। आगे देखो d भी सेम ही है, तो इसको एक काम करो, अब तुम लोग इसको होमवर्क में ले लो, इसको होमवर्क में ले लो, अच्छे से लिख देते हैं दूसरे कलर से आपके लिए, तो इसको होमवर्क में करना क्योंकि सेम सेम ही है, सेम सेम बार बार मैं ही कराऊंगी, इससे अच्छा है तुम करो, प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। ठीक है, डी वाला होमवर्क ले लो, ई वाला भी तुम लोग होमवर्क ले लो, सेम ही है, एफ वाला भी होमवर्क है ना, सेम है बिल्कुल, कुछ चेंज होता तो मैं बता ही देती। एड द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो, अब जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं यहाँ पे दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, एक ये रहा दूसरा ये रहा, इनको आपको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो कर लेते हैं ना भाई, 4d माइनस 7c प्लस 9, एंड की जगह पे प्लस लगा दो, 8c माइनस 11 प्लस 9d, सेम ही चीज करनी है फिर से, d वाली टर्म्स प्लस 4d प्लस 9d हो गया आपका 13d, माइनस 7c प्लस 8c आपका बनता है प्लस का c, प्लस 9 माइनस 11 आपका बनता है माइनस का 2। हो गया सिंप्लीफाई, है ना, हो गया ऐड, यही करना था। नेक्स्ट देख लो इसी का, लिखो एज इट इज, माइनस 6f प्लस 19 माइनस 8s प्लस माइनस 23 प्लस 13f प्लस 12s।
चलो अब देखो भाई, -6f और +13f कितना हो जाता है? 7f हो जाता है। ये -8s +12s हो जाता है, +4s +19 -23 हो जाता है -4। ठीक है, हो गया ये वाला भी। नेक्स्ट देखो सी वाला, है तो सेम ही, फिर भी एक बार देख लो। 8d -14c +9, एंड की जगह प्लस लगा देंगे, 16c। चीज जो ध्यान रखनी है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम दिमाग में स्टार मार्क कर लो, कि अगर कहीं पे भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अगर कहीं पे भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर की सारी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर की सारी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे आपको लिखवा भी देती हूँ स्टार मार्क करके। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद सारी अंदर की टर्म्स का साइन चेंज होगा, क्योंकि सारे बच्चे यही गलती करते हैं, मैंने बहुत नोटिस किया है। ठीक है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो जब भी आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर की सारी टर्म्स का साइन चेंज कर दो। अगर वो प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, माइनस था यहाँ पे, तो अंदर अब ब्रैकेट हटाना है, तो ये प्लस का 11 था तो ये बन गया माइनस का 11, ये प्लस का 9d था तो ये भी बन गया माइनस का 9d। ठीक है, अब फिर से सेम चीज करनी है भाई, 8d -9d तो बना कितना, -d, -14c +16c तो बनेगा आपका प्लस का 2c, +9 -11 माइनस का 2। ठीक है, चलो आगे देखो। अब ये सेम है, ठीक है, इसको ऐड ही करना है, तो ये आपके लिए हो गया आपका होमवर्क। ठीक है, सेम ही पार्ट है उसका। ई वाला भी आपके लिए है होमवर्क, एफ वाला भी होमवर्क। अब ट्राई करना एक बार, है ना, हो जाएंगे सारे, सेम ही है। अब 9th में सब्ट्रैक्ट करना है आपको। ठीक है, अभी ऐड कर रहे थे, अभी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब तुम्हें पता है कि अगर कहीं लिखा है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 6, तो हम 6 को आगे लिखते हैं, 2 को बाद में लिखेंगे। फ्रॉम लिखा होता है तो फ्रॉम के जो भी बाद वाला नंबर होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे भी ये फ्रॉम लिखा हुआ है और फ्रॉम लिखा है तो हम इसको पहले ले आएंगे, इसको पहले लाके लिख देते हैं। 6a +9b -18, बात चल रही है सब्ट्रैक्शन की तो सब्ट्रैक्ट होगा। 9a -6b +14। और अभी आपको नोट करके स्टार करके लिखवाया था कि यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करते टाइम आपको सारी टर्म्स का, अंदर की सारी टर्म्स का साइन चेंज करना है बस। तो भाई 6a +9b -18 यहां नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर वाली का होगा। प्लस का 9a था तो माइनस का 9a, माइनस का 6b था तो प्लस का 6b, प्लस का 14 था तो
माइनस का 14। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो सिंप्लीफाई करना है। 6a माइनस 9a माइनस का 3a प्लस 9b प्लस 6b प्लस 15b माइनस 18 माइनस 14 माइनस का 32। ठीक है, चलो बी वाला सेम चीज कर लेते हैं। फ्रॉम है तो ये वाला पहले आ जाएगा। 7y माइनस 10 प्लस 3x फिर माइनस 15x प्लस 13 माइनस 9y। ठीक है ना। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर की सब टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। चलो माइनस 15x था तो बन गया प्लस 15x, प्लस 13 था तो बन गया माइनस 13, माइनस 9y था तो बन गया प्लस 9y। चलो अब फिर से सेम प्लस 7y प्लस 9y हो गया हमारा 16y, माइनस 10 माइनस 13 हो जाएगा हमारा माइनस 23, प्लस 3x प्लस 15x हो जाएगा हमारा प्लस 18x। हो गया सिंप्लीफाई, यही आंसर है। ठीक है, चलो सी वाला सेम है तो होमवर्क, डी भी सेम ही है तो होमवर्क, ई वाला भी आप लोगों के लिए होमवर्क, एफ भी सेम ही है, उसमें है ना कुछ चेंज है नहीं, सिर्फ नंबर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी होमवर्क। 10th देखो, चलो ये अगर तुम्हें याद हो ना तो मैंने जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो उस फर्स्ट वीडियो में भी है ऐसा क्वेश्चन। क्या बोला गया है, डिस्क्राइब सिचुएशंस करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। भाई ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है ना इसके करस्पॉन्डिंग सिचुएशन बतानी है तुम्हें। भाई क्या लिखा है, 8 times x is added to 3 times y। यही तो था, 8 times x किस में ऐड हो रहा है, 3 times y में ऐड हो रहा है। नेक्स्ट देखो भाई 2x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस में से, 15x में से, तो क्या लिखा जाएगा, 2 times x है ना, तो 2 times x is subtracted from 15 times x है ना। फ्रॉम के बाद वाला पहले होता है तो 15x पहले आ गया। ठीक है, फिर अब देखो 11th वाला पढ़ो, क्या बोला गया है भाई। भाई एक सीधी रस्सी थी, उसको बीच से काट दिया तो कितने पार्ट्स हो गए, यहाँ पे हो गए उसके 2 पार्ट्स। ठीक है, अब उसी रस्सी को एक बार फोल्ड किया तो यहाँ पे 1 टाइम फोल्ड, जब 1 फोल्ड किया तो कितने पार्ट हो गए उसके, एक, ये वाला दूसरा पूरा और ये तीसरा, तो 3 पार्ट हो गए उसके। जब ही 2 बार फोल्ड किया उस रस्सी को तो कितने पार्ट हो रहे, 1 2 3 और ये चौथा, कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। जब ही 2 बार फोल्ड किया तो कितने पार्ट हो रहे हैं उसके, 4 पार्ट हो रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो देखो सीधी सीधी बात है, जब यहाँ पे इसको 0 फोल्ड थे, जब फोल्ड किया ही नहीं था तो 0 फोल्ड थे, काटने पे 2 पार्ट, 1 फोल्ड था काटने पे 3 पार्ट, 2 फोल्ड थे काटने पे 4 पार्ट।
तो जनरल स्टेटमेंट लिखो, n फोल्ड होंगे तो काटने पे n+2 पार्ट्स, या क्योंकि जितने भी फोल्ड हो रहे हैं पार्ट्स उससे 2 ज्यादा हो रहे हैं, तो अगर n बार फोल्ड करोगे तो काटने पे पार्ट्स कितने हो जाएंगे, n+2 पार्ट्स। तो ये तो जनरल बात हो गई। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, ये आपसे यहाँ पे एक्सप्रेशन पूछा गया था, तो भाई एक्सप्रेशन लिख दिया हमने कि n फोल्ड है तो n+2 पार्ट है। फिर पूछा गया था ऑब्जर्व द पैटर्न, फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस इफ द रोप इज फोल्डेड 10 टाइम्स। अगर 10 टाइम्स फोल्ड किया तो 10 फोल्ड थे तो 10+2 यानी कि कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 12 पार्ट्स। ठीक है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पीसेस व्हेन द रोप इज फोल्डेड r टाइम्स। यहाँ पे मैंने n लिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या, r। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, r, तो लिख दो भाई r फोल्ड r+2 पार्ट्स। ठीक है, चलो लुक एट द मैचस्टिक पैटर्न बिलो एंड ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न। ऐसा ही हमने ट्राइंगल्स के लिए किया है, एक बार मैचस्टिक के लिए देख लेते हैं। 1 2 3 4, एक स्क्वायर बनाया 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, यहाँ पे हमें कुछ कुछ अगर दिमाग लगाएंगे ना, थोड़ा सा भी हम दिमाग लगाएंगे तो हमें एक चीज दिख जानी चाहिए कि मैम ये 3 की टेबल से एक ज्यादा आ रहा है। 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे होता है। तो 3 1 जा 3 तो नहीं आ रहा, लेकिन +1 आ रहा है 4। 3 2 जा 6 तो नहीं आ रहा, पर उससे एक ज्यादा आ रहा है 7। 3 3 जा 9 तो नहीं आ रहा, पर उससे एक ज्यादा आ रहा है 10। तो यानी कि ये है 3 × 1 +1, ये है 3 × 2 +1, ये है 3 × 3 +1। ठीक है, क्या बोला गया है, हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच स्क्वायर्स। तो भाई जब 10 स्क्वायर बनाओगे तो क्या पैटर्न होगा, सेम 3 × 10 +1, 3 10 30 +1, तो 31 मैचस्टिक्स लगेंगी। ठीक है मैम, हाउ मेनी आर रिक्वायर्ड टू मेक W स्क्वायर्स। भाई W स्क्वायर्स के लिए कितनी लगेंगी, W स्क्वायर्स के लिए 3 × W +1 मैचस्टिक्स लगेंगी। हाँ कि ना, हाँ कि ना। एक ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये रहा सेकंड का आंसर, 3 × W +1। ठीक है, आगे देख लो। Have you noticed the colors change? भाई ट्रैफिक सिग्नल की बात हो रही है, ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है, रेड येलो ग्रीन, फिर वापस से येलो फिर रेड, है ना। तो यही जो पैटर्न है आपका चलता जाएगा, आपका यही सेम पैटर्न चलता जाएगा। तो अब आपको बताना है कलर्स एट पोजीशन 90, 190, 343। तो बच्चों अब ये सेम वही पैटर्न वाला सवाल हो गया कि कौन सा नंबर किस पे आ रहा है, तो उसको भाई वैसे ही कर लेना, उसको डिवाइड करना, रिमाइंडर्स करना, जनरल पोजीशन निकालना। अपन ने देखा था ना वो रंगोली वाला, तो ये रंगोली वाले के जैसा ही है, सेम ही है। ठीक है, तो इसको दोबारा नहीं करा रही हूं मैं, ट्राई करना, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो 14, ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो, हाउ मेनी स्क्वायर्स विल बी देयर इन स्टेप 4, स्टेप 10 एंड स्टेप 50। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टेप 1 में देखते हैं कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं। एक स्टेप 1 में कितने स्क्वायर्स हैं हमारे, 1 2 3 4 5। तो स्टेप 1 में आपके स्क्वायर्स आ रहे हैं 5। स्टेप 2 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आ रहे हैं 9। फिर स्टेप 3 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13। कितने आ रहे हैं? 13। अब फिर से ध्यान से देखें तो अभी पहले जो हमने पैटर्न देखा था उसमें क्या हो रहा था, 3 की टेबल में +1 हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 की टेबल में +1 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, 4 की टेबल में +1 हो रहा है। 4 इंटू 1 +1, 4 इंटू 2 +1, 4 इंटू 3 +1। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब बोला गया है हाउ मेनी स्क्वायर्स विल बी देयर इन स्टेप 4। स्टेप 4 के लिए क्या करोगे भाई, यहां कर देती हूँ, 4 इंटू 4 +1 यानी 16 +1 17 आ जाएंगे। स्टेप 10 के लिए कितने होंगे, 4 इंटू 10 +1 41 आ जाएंगे। ऐसे ही स्टेप 50 के लिए कितने होंगे, 4 इंटू 50 +1, 54 जा 200 +1। ठीक है, हाँ, राइट द जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला लिखना है तो हमें नहीं पता भाई कौन से स्टेप की बात हो रही है, तो भैया स्टेप n में कितने होंगे, 4 इंटू n यानी 4n +1। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15, numbers are written in a particular sequence in this endless 4 column grid. Give expression to generate all the numbers given in column 1, 2, 3 and 4. ठीक है, आपको बताया था 4 की कॉलम है ना, तो 4 वाला नंबर रिपीट होगा, 4 की टेबल तो चलेगी ही चलेगी। तो ये वाले जो 4th कॉलम के लिए हम लिख सकते हैं, क्या पैटर्न है, 4n। 4th कॉलम के लिए क्या पैटर्न है, 4n। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो 4 इंटू n हो गया जनरल फॉर्मूला। अच्छा, अब ये 4n से एक कम है ना, यहाँ पे 4n से एक कम है, तो 4n माइनस 1। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, 4n माइनस 1। अच्छा, 4n से एक और कम, तो 4n माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारा 4n माइनस 3। तो ये हो गया आपकी क्या, जनरल फॉर्मूला भाई, 4n, 4n से एक कम, 4n से दो कम, 4n से 3 कम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इन विच रो एंड कॉलम विल द फॉलोइंग नंबर अपीयर्स। भाई 124 जो है, क्या 124 4 का मल्टीपल है, क्या 124 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल 4 का मल्टीपल है। तो अगर 4 का ही मल्टीपल है ये, तो ये तो नंबर 4n ही बन रहा है, ये नंबर तो 4n ही बन रहा है। अगर ये 4n बन रहा है तो ये कौन से कॉलम में आ जाएगा, 4th कॉलम में आ जाएगा। ऐसे ही ये सेकंड और थर्ड एक बार होमवर्क में चेक करना, 4 से डिवाइड करके देखना कि वो 4n से कितना कम हो रहे हैं। एक कम है तो थर्ड कॉलम में, 2 कम है तो सेकंड कॉलम में, और 3 कम है तो फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, फिर आपका आ गया 15 वाला, ये सेम ही क्वेश्चन है, रो r दे दी और कॉलम c दे दिया, तो रो r और कॉलम c से हम कर ही सकते हैं, 4 इंटू r कर देंगे, है ना, नंबर ही तो लेना है, तो 4 इंटू r और कॉलम की जगह c। ठीक है, देख लो पहले, ये देखो तुम तो कि जो रो r है ना, वो रो r है कौन सी। ये देखो, ये है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो,
4th रो। तो ऐसे चलते चलते हमें रो नहीं पता तो हो जाएगी 4r रो। जो रो नहीं पता तो 4r रो। कॉलम बोला गया है C की वैल्यू अगर 1 है, इफ C की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन 4r, यहां पे कितना आता है 4r माइनस 3, एक्सप्रेशन हो जाएगा 4r माइनस 3। इफ C की वैल्यू 2 है तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 4r माइनस 2। इफ C की वैल्यू 3 है यानी कि थर्ड में, तो 4r माइनस 1 था, थर्ड में कितना था 4r माइनस 1। इफ C इज इक्वल टू 4 तो एक्सप्रेशन रहेगा 4r। ठीक है, देख ही लो इसको। ठीक है, चलो। नंबर्स आर रिटन इन अ पर्टिकुलर, सेम ही है, लिस्ट द पैटर्न। ठीक है भाई, इसमें 3 के मल्टीपल की, इसमें क्या बोला गया है, ऑब्जर्व द पोजीशंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स की पोजीशंस को ऑब्जर्व करो। तो भाई ये रहा थर्ड रो में आएगी, फिर 6 में आ जाएगी, फिर यहाँ 9, फिर 12, फिर 15, फिर ये यहाँ। तो भाई 3 के जो मल्टीपल्स की पोजीशन है वो कैसे जाएगी, वो जाएगी डायगोनली। 3 के मल्टीपल्स की पोजीशंस डायगोनली चेंज होगी। आया समझ में? ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। हमने जाना लेटर नंबर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हमने बात करना सीखा, कुछ जनरल एक्सप्रेशंस लिखना सीखा कि, और मैथ्स की लैंग्वेज सीखी सबसे ज़्यादा, कि भाई जो चीज़ नहीं पता होती है तो उसको हम कुछ भी मान के सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा कि मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल होता है हम उसको हटा सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे बेसिकली लास्ट में हमने मैथ्स में अलग अलग रिलेशंस देखे कि अलग अलग पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं, हमने वो भी सीखा। तो अब फाइनली हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। तो बच्चों अब इसको रिवाइज करते रहना, अच्छे से रिवाइज करना, एक्सरसाइज को एक बार दोबारा सॉल्व करना। अगर कोई भी डाउट आए कमेंट कर देना, एक बार दोबारा वीडियो देख लेना अगर दिक्कत लग रही हो कहीं पे भी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट। चलो बाय बाय, ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।